of Arts and Literature Club of our college, and we will be introducing Inspire Group today. So in this session, you will get to know about what is our group, क्लब में कैसे एक्टिविटीज होती हैं, आपको हमसे कैसे गाइडेंस मिल सकता है, और आपको यहाँ पे किस किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. उसके बाद में वी विल बी एक्सप्लेनिंग यू DYS सेशंस, डिस्कवर योरसेल्फ सेशंस जो होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा. और उसके बाद आपको हमने गूगल फॉर्म दिया था, उस पर आपके बहुत सारे कॉमन क्वेरीज आई थी. तो एक एक करके जो आपकी मोस्ट कॉमन क्वेरीज थी उनको आंसर करेंगे. यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स प्रेजेंट हैं आपको हेल्प करने के लिए. हाँ, so Art and Literature Club, and this is Zoom Panel Talk 2022. सेम सेशन लास्ट ईयर भी लिया था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब लिया था, और उस समय भी इन दिस सिमिलर वे हमें गाइडेंस दी गई थी. सो आपने अपने कॉलेज का इंडक्शन तो अटेंड कर ही लिया है. उसमें आपको अपने कॉलेज की बहुत सारी फैसिलिटीज के बारे में बताया होगा. और इधर आर्ट एंड लिटरेचर क्लब है, इंस्पायर ग्रुप. सो आर फाउंडर मिस्टर सुमित परमार सर हमेशा हमें हेल्प करने के लिए यहाँ पे रहते हैं. इंस्पायर को उन्होंने फाउंड किया था विद द सेम मोटिव. और अब आप इंस्पायर ग्रुप के बारे में, इंस्पायर ग्रुप आप मेनली फोकस करता है आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट करने. आप अपने कॉलेज में आए हैं, अभी तक आपको स्किल डेवलपमेंट करने के बारे में आपका फोकस क्या होगा, और आपको बोला होगा आपकी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी है. बट उनके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ आपका कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और इधर आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट दोनों पे ध्यान दिया जाता है. उसके साथ वी ऑर्गेनाइज सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स एट IITs and camps to uplift students potential. Intellectual education influences the head and value based education influences the heart. तो यहाँ पे आपको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, और यहाँ पे साल में बहुत सारे आपको सेशंस होंगे, वर्कशॉप्स होते हैं. और एक टाइप के नहीं, टेक्निकल वर्कशॉप्स भी होते हैं. कैरेक्टर के साथ साथ आपको टेक्निकल नॉलेज भी बहुत सारे मिलते हैं. So our objectives: creating a class of people with high character and competence, saving teenagers from self-destructive habits, जो कि आपको भी अभी जानते होंगे कि आजकल यूथ में बहुत ही गलत दिशाओं से इन्फ्लुएंसेशंस होते हैं, और उन्हें ही कम करने के लिए और एक पॉजिटिव जगह से आपको इन्फ्लुएंस मिले, अच्छे सीनियर्स का मार्गदर्शन मिले, और अच्छे आप कैरेक्टर्स वाले लोगों के आसपास आए. क्योंकि इन कॉलेज और आप अपने घर से बाहर आए, तो एक अच्छी कंपनी ही जो होती है वो सबसे जरूरी होती है. अब आप घर के बाहर रह रहे हैं तो आपको गाइडेंस मिलेगी, और कंपनी जो होती है वही डिसाइड करती है आप किस डायरेक्शन में जाएंगे. क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ 22 पीपल हु केयर एंड ट्रस्ट फॉर ईच अदर, सेम पॉइंट जो कंपनी का बोला. यूज टैलेंट्स फॉर प्रमोटिंग आवर वैल्यूज एंड कल्चर. तो आप अपनी टेक्निकल एजुकेशन तो ले ही रहे हैं, और उसके साथ साथ आप अपनी जिंदगी में धीरे धीरे बहुत हाई पॉइंट पे पहुंचे. बट अगर हाई पॉइंट पे पहुंचने के बाद में अगर आपके पास खुद का कैरेक्टर है, आप दूसरों को और सही दिशा पे पहुंचा सकते हैं, तो वही इस चीज का मकसद है. So we all year long we organize many activities, like many seminars. सिर्फ अपनी कॉलेज में नहीं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी होते हैं. Many other education, academics and many bodies are connected with us, जो कि आपको बहुत अलग अलग फील्ड से गाइडेंस दे सकती हैं. जैसे कि टेक्निकल ट्रेनिंग हो गया, ट्रिप्स एंड कैंप्स होते हैं. So we have Mr. Kishlay Singh sir with us from CSE third year, and he will be telling you about all the things we offer and our other objectives. Sir. Thank you, Alice. So good evening, everyone. कितने लोग अभी बहुत इंटरेस्टेड हैं क्लब के बारे में जानने के लिए, रिएक्ट कर सकते हैं. हैंड रेज का एक ऑप्शन आता है. वाह, वाह, बहुत और बाकी नहीं है. चलो बढ़िया. जैसा कि आदेश ने बताया,
ये जो हमारा क्लब है इस बारे में आप जान ही गए होंगे अभी तक फिलहाल। सो ये हमारे मेनली जो हमारा मेजर एक्टिविटीज है उसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो यही है टिप कैंप, टेक्निकल कैंप, वर्कशॉप्स एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट है इस कैन यू चेंज द स्लाइड आदेश? So हमारा जो courses है what we offer is basically we have divided our course into 3 part. The first one is placement series. ये हमारा एक placement series है, हमारे club की तरफ से होता है जहाँ की wherein we give you expert guidance from the senior who are placed. Like many of our senior are working in top MNCs like good companies, and that some of them are also running their startup. Some are in government sector also. So we connect you all with those seniors wherein they will help us to in placement to get better placement. They guide us with what's happening in the industry and other things. The second one is the personality development. जैसा कि हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये ऐसा चीज है जो कि स्कूल कॉलेज वगैरह ये सब में कोई बात नहीं करता, मतलब सब पढ़ाई लिखाई का तो बातें सब करते हैं, पर पर्सनालिटी कैसे अच्छा होगा, हमारा सॉफ्ट स्किल्स कैसे, मतलब बात कैसे करना है स्टेज पे। स्टेज पे बहुत जन को बात करने में भी मतलब थोड़ा फियर लगता है। पब्लिक स्पीकिंग बहुतों में ये ऐसा क्वालिटीज है जो मतलब आजकल मतलब लोगों में बहुत कम हो रही है, क्योंकि अभी ऐसे कोरोना था तो सब कुछ ऑनलाइन चला, तो उसमें भी मतलब पब्लिक स्पीकिंग ये सब लोगों में बहुत कम होता जा रहा है। तो हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वी डेवलप अ प्लेटफॉर्म वेयर इन यू विल गेट अ एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग, टू प्रैक्टिस conversing with people, group discussion. You learn about time management and many things like yoga for modern age and many such things, right? So this will certainly help you grab a better placement also. And the next one is the technical sessions, right? This, you know, this is an era of technology, robotics, artificial intelligence, machine learning, everything is there, web designing. So these are some things like which our college doesn't teach, right? College will mainly focus on academics. And you all know that the academics are the old outdated syllabus, dot learning and all things. So हमारा जो क्लब है हम बहुत सारे ऐसे सीनियर से कनेक्टेड हैं, बहुत सारे ऐसा कैंप्स वगैरह भी होता है जिसमें कि एक्सपर्ट आते हैं। जैसे अभी पिछली बार हम गए थे टेक्सपूर्ति कैंप में, आप आगे भी देखेंगे तो हम रोबोटिक्स एंड आईओटी पे बहुत अच्छा एक वर्कशॉप किए थे। हमें ऐसा ऐसा चीज मालूम चला जो मतलब कॉलेज में हमें नहीं मालूम, मतलब नहीं बताया गया था, और हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे वर्क करते हैं। सो दिस आर बेसिकली ऑल द 3 थिंग्स व्हिच वी मेनली फोकस ऑन इन आवर क्लब। नेक्स्ट वन आदेश प्लीज। ये एक सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज किया था तो उसका पिक्चर है ऐसे, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, these are fourth year students, now they are in fourth year or passed out, so they were attending. These are some pictures. Next one please. So टेक स्फूर्ति कैंप भी हम एक ऑर्गेनाइज करते हैं वेयर इन हम एक कैंप होता है टेक स्फूर्ति कैंप, एक हफ्ते भर का या 8 दिन 10 दिन का होता है, जिसमें हम एक किसी टॉप आईआईटी या फिर किसी और भी अच्छे कॉलेज में जाते हैं फॉर कोर्स, फॉर अ टेक्निकल वर्कशॉप, जिसमें हम अपना टेक्निकल एबिलिटी एंड स्किल्स को अपस्किल करते हैं। और हम वी ऑल्सो गेट इन टच विथ मेनी टॉप प्रोफेसर ऑल्सो, जिसमें कि अगर बहुत बार तो ऐसा होता है कि अगर वो प्रोफेसर्स को हमारा काम पसंद आता है तो हमें वहाँ रिसर्च इंटर्न बनने का भी मौका मिलता है। ऐसा बहुत चीज होता है। तो इस बार जो हमारा टेक्सपूर्ति कैंप हुआ था तो आदेश जो है सेकेंड ईयर के, ही वॉज अ पार्ट ऑफ इट, सो वो बताएंगे इन डिटेल अभी थोड़ा इस बारे में। थैंक यू सो मच सर। सो इस बार का टेक्सपूर्ति कैंप था 2022 का, आईआईटी पटना में था। और उसमें हम ही नहीं और भी बाकी एमपी के जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं उनसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे। अपना डीएवीवी हो गया, जीएसआईटीएस इंदौर हो गया, और यूआईटी आरजीवीवी हो गया। सो आप उधर से बहुत अच्छे अच्छे, और अब मैं सच बोलूंगा कि आप दूसरे अपनी जो उम्र के होते हैं उनसे भी आप इंस्पायर हो सकते हैं। आपको ऐसे लोगों से यहाँ से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। उसके बाद हम उधर गए थे तो जो टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो इधर बातें हो रही हैं, यू विल रियलाइज कि ये सच में अगर वो इम्प्लीमेंट करके बताते हैं उनके क्लब्स में जो भी होते हैं
तो उधर आप जाते हैं, आपका पूरा शेड्यूल सुबह 5 बजे से लेके शाम तक का पैक रहता है। सुबह आप उठते हैं, आप 5 बजे उठ के यू हैव टू रिपोर्ट समवेयर, और फिर उसके कुछ बाद वो देर बाद अपन अपनी टेक्निकल वर्कशॉप्स शुरू होती हैं वहाँ पे नॉट ओनली वी गॉट गाइडेंस फ्रॉम मेनी आईआईटी प्रोफेसर्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स लाइक geospatial technology, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। और उसके साथ साथ हमने उधर एक प्रोजेक्ट बनाया था, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। उससे हमने रास्पबेरी पाई बोर्ड की मदद से एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो बनाया था। उसमें हम कोई भी ऑडियो फाइल लगाते थे तो आप उसे अपने फोन पे जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज कैच करते हैं उसमें आप कुछ भी सुन सकते थे उधर बैठे बैठे, जो हम इस तरफ से उस एप्लीकेशन पे प्ले कर रहे हैं। तो वो सीखना बहुत ही इंटरेस्टिंग था हमारे लिए। और उसके साथ साथ आपको उधर पता चलेगा कि उधर जाने के बाद हमें पता चला कि नेशनल लेवल पे जो रिसर्चेस होती हैं सच में नेशनल लेवल की होती हैं। तो हम जो उधर 5G के बारे में सोचते हैं वो उस समय 7G पे रिसर्च कर रहे थे। सो जो एक्सपोजर मिलता है बहुत ही शानदार रहता है उस एक्सपोर्टी कैंप्स का। हाँ, सो दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ द सेम कैंप। राइट साइड पे आप पीछे देख सकते हैं एकेडमिक सेक्शन है, आईआईटी पटना। और उधर आपको बहुत सारी चीजों पे काम किया जाता है। ऑन राइट साइड यू कैन सी हम जो उधर के स्कॉलर्स हैं, एमटेक उधर जो कर रहे थे, उनकी ये रिसर्च शो की जा रही है प्रोजेक्टर पे। तो हम सबको शो किया गया था, तो बहुत सारे जो मिले उनने अपना बताया था कि हम इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, इस साइड में इनोवेशन हो सकती है, या फिर डेली लाइफ पे रूट लेवल में इंडिया में हम कहाँ कहाँ पे बेटरमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट्स। और ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि उधर हमें प्रेजेंटेशन स्किल सिखाई जा रही थी। हमारे साथ सर गए थे, तो उन्हें हमें टॉपिक्स दिए थे, उसकी प्रेजेंटेशन दी थी। फिर उसके बाद जो कमी लगती है वो आपको पिन पॉइंट करते हैं कि आप इधर अपना बेटर कर सकते हैं। तो आप यू विल रियलाइज कि आपको बहुत जगह हेल्प करती है ये सेम चीज। मल्टी लेवल पे आपका जो डेवलपमेंट होता है इस क्लब में, यू विल रियलाइज जस्ट आफ्टर सम कैंप्स और आफ्टर अटेंडिंग सेशंस। सो दीज आर सर्टिफिकेट्स। आईआईटी पटना लिखा है अगर सर्टिफिकेट पे टॉप पे, तो आप उसकी इन्फ्लुएंस कितना करेगा उस सामने वाले को वो भी देख सकते हैं। हाँ, सो दीज आर। और उसके पहले वो हुआ था आईआईटी कानपुर में। तो सर। तो जैसे इस बार आईआईटी पटना में हुआ था, पिछली बार आईआईटी कानपुर में हुआ था, उसके पहले खड़गपुर में, फिर पिछले और इससे पहले दिल्ली में हुआ था। तो हर साल अलग अलग जाते हैं, इस साल का भी डिसाइड नहीं है। अभी डिसाइड होगा कि कहाँ जाना है, कहाँ पे जहाँ पे होगा वहाँ पे जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी लाइफ चेंजिंग कैंप। सो इसमें सर्टिफिकेट्स भी मिलता है जो कि बहुत काम आता है बाद इन फ्यूचर ऑल्सो। सो you can definitely look forward for it. And the third most and the most important and the most the thing which I like the most personally is the picnics and outing. We also have been on many picnics and outing from the club side. तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम वेरियस प्लेसेस जाते हैं in India only. Like we have been to many places in and around Madhya Pradesh. Like uh, we go in you all know that Uttar Pradesh, Mathura, Vrindavan, we have gone there. We have gone to on Chitrakoot also. We have gone to see the one dam. Gujarat side also we have gone. Narmada, there we have gone also. So we go to many places similarly to detox ourselves, to enjoy nature के closer जाते हैं. And also our seniors were telling that they have gone to Dehradun, Uttarakhand also. So lovely places they have been to. We'll also go. So यहाँ पे हम बेसिकली बहुत मतलब एग्जाम से कॉलेज असाइनमेंट सबसे पहले सब परेशान हो जाते हैं, तो इन बेसिकली इसमें जाते हैं हम मतलब टू एंजॉय आवरसेल्फ, टू नो मोर अबाउट नेचर, टू नो मोर अबाउट द लोकल कल्चर देयर। ओके, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। आप देख सकते हैं कैसे स्टूडेंट्स ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं फोटोज में। और भी पिक्चर्स हैं, ये तो आईआईटी कानपुर के है, ये भी आईआईटी कानपुर के। So what we do, outing tips.
we visit different places in India to take break. You know more about local culture, food, local food. यहाँ पे कितने लोग फूडी हैं जिनको फूड, लोकल फूड, कल्चर एक्सप्लोर करने सब बहुत पसंद है? हाँ, बहुत जन है। तो आप लोग को तो बहुत मजा आने वाला है। आप लोगों को तो बहुत मजा आने वाला है पर्सनली, जिनको लोकल, जिनको घूमना, ट्रैवलिंग, हाँ, इनको बहुत, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इसमें। तो स्टे कनेक्टेड विद अस टू एंजॉय मोर। नेक्स्ट वन प्लीज। So, thank you, sir. So, अब कैरियर गाइडेंस में वी आर कनेक्टेड विद मेनी आउटर बॉडीज। कॉलेज में नहीं, कॉलेज में आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा। आपको स्पेसिफिक फील्ड्स में जो भी सीनियर्स हैं, लाइक अगर आपको गेट के बारे में नॉलेज चाहिए तो गेट के बारे में आपको स्पेसिफिक सीनियर से आपको गाइडेंस मिलेगी। आपको इंटरव्यू के लिए चाहिए, आपको कोई और एग्जाम देखना है, आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, उसके लिए तो आपके पास गाइडेंस है ही। वी विल प्रोवाइड यू दैट गाइडेंस। और उसके साथ ही वी आर कनेक्टेड विद मेनी आउटर बॉडीज कि एमएनसीज में बहुत सारे हमारे टॉप फील्ड्स पे काम कर रहे हैं, या फिर आपको दूसरे फील्ड्स में कोई रिसर्च कर रहे हैं, वी कैन कनेक्ट यू विद देम, ताकि आपको कोई स्पेसिफिक अगर डाउट है या अगर इस साइड में आपको कोई क्वेरी है जिसका आपको आंसर मिल सकता है, तो वी विल प्रोवाइड यू। और उसके साथ बहुत सारे डिफरेंट सेशंस होते हैं कि रिसर्च इन हायर स्टडीज पे आपको अगर अच्छी नॉलेज चाहिए तो उसके लिए हमने किसी स्पीकर को बुलाया, और उसके साथ आपको बहुत सारी डिफरेंट नॉलेजेस मिली। तो like top MNCs में working many officials and running their startups, startup entrepreneurs and working in government organizations. So like these are some examples of the sessions which were organized here, like careers in IT sector and studying abroad and even on research. Or here you can see many achievement holders big in the middle. So about our future goals, Mr. Kishle Singh sir will introduce you to our future goals. So हमारा जो फ्यूचर गोल्स है, हम नाउ व्हाट विल डू इन दिस क्लब इज बेसिकली व्हाट, जो भी हम बताएं अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में, that is all what we'll do. So what we'll mainly focus on training in soft skill like stress management, time management, public speaking, leadership, and other event management. And these are the soft skills which we mainly focus on. Like ऐसा कि आपको मालूम है हम कितना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, कॉलेज, एकेडमिक्स, फिर प्लेसमेंट, फिर गेट, बहुत जन गेट का भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब के बीच में टाइम कैसे मैनेज करें, और इतना आप कर रहे हैं तो स्ट्रेस तो आता ही है, तो फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो दिस आर सम ऑफ द कॉमन थिंग्स व्हिच वी मेनली फोकस ऑन. And also what we try to do is, by all the process which we do here, so we will try to bring out the best potential out of everyone. Like, so you will be, after this you will be mainly self-confident, you will improve your concentration, you will be motivated for your work. And as Ades also said in the beginning, that we are that our one of the main motive is to save the youth from the self-destructive activities and habits, which mainly harm the body, and which not only harms the body but also takes you away from your main goal. So by doing all these self-destructive things, we are not focused on our goal, we forget what our main objective is. So we try to stay away from all these things, right? So we mainly become self-aware after all this lot of session and lots of time management tips sessions, and tips from the seniors. We mainly become self-aware, we become more focused on our goals, we utilize our time well. Okay, so these are some of our future goals. Okay, so now we will have a guest talk with us is Mr. Mulchan sir. He has done his BTech from NIT Bhopal. Sir is always there with us. Sir is always ready to help us. So when you will also come more closer to this club, you will find association of sir also. Be it how much busy sir is always there to help us and guide us also. Sir has lots of wisdom in him.
sir motivates us, and no matter in how much difficult situation we are, sir is always ready to guide us with his words, and sir is a great mentor also. So we are pleased to have the association of sir with us. So sir, please, can you? Okay, thank you Kisle and Ades. तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 39। तो ज्यादातर सभी जिनके वीडियो स्विच ऑन है सभी या तो सेकेंड ईयर से या थर्ड ईयर से हैं। तो प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोज, अपने अपने वीडियोज ऑन कीजिए आप लोग, है ना। अपना चेहरा छुपाना नहीं चाहिए, है ना। चेहरा दिखाने लायक है तो चेहरा दिखाइए ना अपना या तो हम समझेंगे कि फिर दिखाने लायक ही नहीं आपका चेहरा। यस, वेरी नाइस। यस, एम आई ऑडिबल? आवाज ठीक है मेरी? Yes sir. Yes sir. Okay. Okay, so I can see many bright faces. Shubham, Bankar, Gaurav Parihar. Okay, Dipanshu lives in Inspire Hostel only. Okay, Pavan Hirwar. दीपांशु को जानते हैं आप लोग? आपके साथ कहीं है बस, ठीक है। ही इज वेल कनेक्टेड विद अस। ओके, निर्देश, वैभव, रोनित, और सागर, हर्ष, यशवंत। अच्छा, नरेंद्र क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं क्या? आपके वॉइस क्लियर नहीं है, आपका शायद इंटरनेट इश्यू। ओके, तो निर्देश तिवारी, यशवंत, आयुष परमार, सागर विश्वकर्मा, विभोर। तो आप सभी लोग कहाँ भी हॉस्टल में है कि डे स्कॉलर है कि हॉस्टल है? सर हॉस्टल सभी हॉस्टलर है? यस सर, डे स्कॉलर है सर। कुछ डे स्कॉलर है, कुछ हॉस्टल है। ओके, आपका एसएटीए में अच्छा है, हमेशा ना अपोजिट पार्टी रहते हैं हमेशा, हॉस्टलर और डेस्क हमारे एनआईटी भोपाल में भी ऐसा होता था पहले, जब 2K14 लगभग 2014 में जब मैं एनआईटी भोपाल में एडमिशन लिया था, तब तक काफी कम हो चुकी थी रैगिंग वगैरह। लेकिन जो अपना एसएटीए है एनआईटी भोपाल है, पहले एनआईटी भोपाल का नाम एमएसीटी हुआ करता था, एमएसीटी। तो अपना म्यूट कर सकते हैं जिनका कुछ नॉइस आ रही है। ओके, आई विल म्यूट ऑल। ओके, तो इस तरीके से हुआ करता था, तब रैगिंग हुआ करती थी ना, तो इंजीनियर्स जो हुआ करते थे मतलब बड़े बड़े डॉन हुआ करते थे आई नो मेनी सीनियर्स फ्रॉम मैनिट, है ना। एसएटीआई के सीनियर्स आते थे, मैनिट के सीनियर्स के साथ फाइटिंग करके जाते थे, लड़ाई करके जाते फिर मैनिट के जाते थे उधर करते थे। बट हियर टोटली ऑपोजिट, यहाँ पे सीन है ना पूरा 180 डिग्री टोटली ऑपोजिट है। यहाँ पे वी आर हेयर टू हेल्प यू, ठीक है तो इस तरीके से तो ये एसएटीआई कॉलेज है अपना, और ये एमपी के मतलब सबसे पुराने कॉलेजेस में एक है। एसएटीआई हुआ, एसजीएसआईटीएस हुआ इंदौर में, ऑफ कोर्स मैनिट है, एमएसीटी। तो अच्छा, आपके अभी हॉस्टल कौन से हॉस्टल में रहते हैं आप लोग? अभी शायद एक ही हॉस्टल हो गया ना फर्स्ट ईयर का? नो सर, सर चंद्रशेखर नहीं, नो सर, चंद्रशेखर वेंकटरमन बॉयज हॉस्टल सर। ओके ओके, तो पहले तो 2 हॉस्टल में रहा करते थे। जब मैं 2018-19 में आता था, आपके हॉस्टल में मैं जाता था पहले, तो उस समय सीवीआर और आरएनटी, जैसे आपके सीनियर्स देख रहे हैं ना, वो सुमित सर बता रहे थे स्टार्टिंग में, फाउंडर है ना की सोसाइटी के, तो वो स्टार्टिंग का बैच था आप लोगों का 2K18 के लगभग, 2018 के लगभग। तो मैं आप लोगों के पास आउट जो सीनियर्स है उन, है ना, आई एम अवेयर विथ, है ना, दे आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ मी,
आपके जो फाइनल ईयर के हैं, जैसे यहाँ पे भी फाइनल ईयर के आपके साथ में आप देख पा रहे होंगे एक कलश पाटिल सर। ठीक है, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ अभी कलश पाटिल सर को। ठीक है, ये फाइनल ईयर में है। और गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और सर का काफी अच्छा रैंक है गेट में, थर्ड ईयर के साथ में काफी अच्छा रैंक है। और आपके फाइनल ईयर से और कौन है यहाँ पे? बाकी ज्यादातर मोस्टली सब थर्ड ईयर से हैं। जैसे एक एक को हाईलाइट करके आपको मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। स्वप्निल, तो स्वप्निल सर हैं और ये भी सीएससी, ज्यादातर गुड सभी इवनिंग सर। सीएससी बैकग्राउंड से ही हैं सभी। गुड इवनिंग। स्वप्निल है और किसले सर, तो अभी आप जो आपसे बात कर ही रहे थे, ही इज द बैकबोन ऑफ और इंस्पायर सोसाइटी। आपके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करना सेशंस वगैरह में, सर ही आपके साथ रहेंगे ज्यादातर। और आपके साथ में ओके विनायक सर, विनायक सर को स्पॉटलाइट किया जाए। ओके, विनायक सर हैं। और अभी ये लोग आप लोगों के सेशंस लेंगे। अभी लास्ट में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, डिस्कवर योरसेल्फ करके अपना सेशंस रहते हैं, है ना, वेरी पावरफुल सेशंस। तो इस तरीके से ये विनायक सर है, स्वप्निल सर है, अच्छा और भी हैं, अच्छा देवांश, ओके देवांश इज आल्सो देयर। तो देवांश सर है, वो पूरा आपके मीडिया डिपार्टमेंट देखते हैं। आप अपना इंस्टाग्राम देखा आप लोगों ने, आर्ट एंड लिटरेरी क्लब और इंस्पायर एसएटीए के नाम से इंस्टाग्राम चैनल, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे, है ना, विजडम सेशंस के आपको पोस्टर्स मिलेंगे वहां पे, है ना, इंटरेक्टिव, है ना, और है ना, मीन्स माइंड बॉगलिंग एक तरीके से, मतलब क्रांति लाने वाले विचार आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, है ना। कुछ भगवत गीता से भी आपको मिलेंगे ऐसे थॉट्स, है ना, कोट्स टाइप के। तो ये सब हमारे, है ना, देवांश सर हैंडल करते हैं उसको। एनआईटी भोपाल का भी है इंस्टाग्राम का पेज, सिमिलर सिमिलर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसके लिए भी देवांश सर वर्क करते हैं। और ओके संचित, संचित सर इज आल्सो देयर। मेरी सीएससी से है, थर्ड ईयर में, और he is also the part of our club पिलर। ओके, और दिव्यांश और ये दीपांशु, ओके, ये आपके साथ के ही हैं फर्स्ट ईयर के, ठीक है, इंस्पायर हॉस्टल में। अपना जो दुर्गा नगर है ना, आप लोग बाहर निकले हो तो आप लोगों को पता होगा, उधर शेरपुरा है, सीधे आप कॉलेज से सामने जाते हो और दूसरे साइड इधर जाते हो दुर्गा नगर। शायद फर्स्ट ईयर में आप लोगों को अलाउ नहीं करते हॉस्टल वालों को वहां पे, ऐसा कुछ है। तो ये लोग वहीं पे रहते हैं, इंस्पायर का हॉस्टल है उधर। और ओके, और भी सीनियर्स, ओके अलग अलग सर इज आल्सो देयर। तो ही इज वेरी एक्सपर्ट इन मीडिया, है ना, यूट्यूब और पोस्टर डिजाइनिंग, है ना, वेबसाइट, तो इसमें एक्सपर्ट है हमारे। ओके ओके, दीपांशु, दीपांशु इज हियर, ओके ये है, ये रे दीपांशु, ये भी आपके साथ के हैं फर्स्ट ईयर के। ओके, तो आप लोग अपने वीडियोस दोबारा से स्विच ऑफ कर लिए, क्यों? वीडियो ऑन कीजिए आपने। ओके, राहुल रजक, कैंसी, वैभव श्रीवास्तव, सागर विश्वकर्मा। तो आप लोग ज्यादातर हॉस्टल में है या फिर बाहर रहते हैं ना, कुछ लोकल भी होंगे वहां से? सर हॉस्टल। हॉस्टल, तो कितने आप में से हॉस्टल में रहते हैं, एक बार हैंड रेज कीजिए। ओके 1 2 3 4 5 6 7, बस इतने ही, स्ट्रेंथ कम है हॉस्टल वालों की। ओके, डे स्कॉलर्स, ओके 1 2 3 4 5 6 7
सिमिलर। और बाकी बचे हुए लोकल कि ना, नाइदर डे स्कॉलर नॉर हॉस्टलर, इस तरीके से। ओके तो अभी हमारे जो मेन सेशंस रहते हैं DYS करके रहते हैं सेशंस। ये आपके NIT में भी होते हैं, जैसे मैं मिनट का बता रहा हूँ। ये IIT में भी ये सेशन होते हैं, है ना। IIT कानपुर जाएंगे, IIT खड़गपुर में जैसे वो बता रहे थे अभी आपके आदेश आदेश बता रहे थे, और ये है ना किसले सर बता रहे थे। तो इस तरीके से अलग अलग IITs में भी ये सारे सेम कोर्सेज लॉन्च होते हैं ना, वेरी पावरफुल। सो आई रिक्वेस्ट, है ना, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सेशंस बिल्कुल मिस मत करना, है ना। DYS, डिस्कवर योरसेल्फ सेशंस, उसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे अभी। देयर आर मेनी अट्रैक्टिव प्राइजेस एज वेल। तो इसमें हर एक डिवाइस सेशन के बाद में आपका क्विज होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। होता है नहीं होता है? एग्जाम के थ्रू तो आप आए ना SAT में। यस सर। तो यस सर। या तो इस तरीके से एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेशन होना चाहिए आप सब लोगों का, ठीक है। और अभी स्ट्रेंथ में देख रहा हूँ बहुत कम है। पिछली बार एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया अपना प्रोग्राम। पिछली बार स्ट्रेंथ लगभग आपके सेकेंड ईयर के बैच से लगभग 200 प्लस स्टूडेंट्स थे। मतलब जूम ID 500 वाली यूज करना पड़ा था हमको अपग्रेड करके इस तरीके से। सो नाइस टू सी यू ऑल एंड ओके। तो हमारा जो डिवाइस सेशन होने वाला है उसका ये टाइमिंग ठीक है, 8:30 to 9:30, या फिर आप लोगों का मेस का टाइम रहता है उस समय? सर ठीक है। ठीक है, ओके। गौरव बोल रहे हैं ठीक है, ओके। तो ठीक है, आपको मैं एक खाली ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, खाली एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में एक 4 क्वाड्रेंट सिस्टम, उससे आपको एक कुछ एक्सप्लेन करूंगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। ओनली फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद में जो आपके सीनियर्स है वो आपके क्वेश्चंस लेंगे, जो आप लोग शायद रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में जो आपके क्वेरीज जो आपके रही हैं उसको वो सर लेंगे। तो ओके, लेट मी शेयर स्क्रीन। ओके, आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल। आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके, नाइस। तो बचपन में एक हम कहानी सुना करते थे, है ना। एक बार एक टोपी बेचने वाला था। He was going through one village and under a tree he sat down, was taking rest, and then suddenly what happens? क्या होता है? ऊपर से कुछ बंदर आते हैं और उसके सारी टोपी लेके ऊपर चले जाते हैं, जैसा पिक्चर में देख रहे हैं ना, राइट। Yes, sir. उसके बाद में जैसे उसके नींद खुलती है तो उसकी क्या रिएक्शन होती है? तो उसकी अलग अलग रिएक्शंस हो सकती है, राइट। तो ये चीजें हम सेमिनार्स में हमारे डिस्कस करते हैं, हमारे जो स्पेशल सेशंस रहते हैं आर्ट एंड लिटरेरी क्लब के थ्रू, जब हम अभी आप लोगों के सेशंस लेंगे तो इसमें हम मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर पे बात करते हैं। बेसिकली जो ये कंसेप्ट है हम अलग अलग जगह से लेते हैं विजडम सेशंस। तो ये वाला कंसेप्ट मैं आपको भगवत गीता से बताऊंगा, है ना। भगवत गीता इज ए वेरी साइंटिफिक बुक, इट्स मैनुअल ऑफ लाइफ। जीवन को कैसे जिया जाए इसका तरीका है इस तरीके से। तो भगवत गीता में तो इसमें बताइए उस केप सेलर की जो टोपी विक्रेता है उसकी क्या क्या रिएक्शन हो सकती है। जैसे ही उसने देखा कि उसकी टोपी सारी टोपी लेके बंदर ऊपर चले गए हैं, तो क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं उस टोपी बेचने वाले की, बताइए। आप लोगों इसमें सुनना चाहते हैं।
स्पेशली फॉर फ्रॉम फर्स्ट ईयर्स। गौरव, शुभम, मिथिलेश, वैभव, हर्ष, सौरभ पांडे, आकृति जैन, अंकुश, पीयूष, मोहिनी। ओके, बताइए क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, गेस लगाइए, अनुमान लगाइए। आश्चर्य। आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य तो होगा उसका, आश्चर्य के साथ मतलब हाँ दुख भी होगा उसको, है ना, कि टॉफी लेके चले गए। हाँ, गुस्सा भी होगा सर वो। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या हो सकती है? अरे मेरी टोपी लेके चले गए, मतलब हाँ? अभी बताता हूँ, उनको मजा चकाता हूँ, है ना। तो पत्थर वत्थर उठाएंगे आसपास से, और उनको सबको बोले पत्थर मारता हूँ ऊपर ऐसे, तो सबको पत्थर मारेगा वो, राइट। तो क्या रिएक्शन आएगा ऑपोजिट? बताइए क्या रिएक्शन आएगी? व्हाट विल बी द रिएक्शन? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ना, तो क्या रिएक्शन आने वाली है बताइए? Sir, he might be thinking of taking the revenge. या ऑफ कोर्स, श्योरली दे विल टेक रिवेंज। क्या करेंगे? कैच करेंगे ना, कैचिंग पावर अच्छी रहती है, बॉल कभी मिस नहीं करते हो, कैच कभी मिस नहीं होता बंदरों के। तो अच्छे फील्डर्स हैं, अच्छे बॉलर्स भी हैं, और फिर अच्छी बॉलिंग करेंगे, फिर सीधा उस कैप सेलर पे, है ना, सीधा बोल्ड करेंगे उसको, तो उसकी हालत खराब होगी। इतने सारे एक साथ हिट होंगे स्टोन्स तो क्या रिएक्शन था वो? मैच्योर रिएक्शन था क्या? मतलब एक विजडम वाला रिएक्शन था क्या उसका? नहीं था ना। तो इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं मोड ऑफ पैशन, रजोगुण का रिएक्शन बोलते हैं इसको, भगवत गीता के अकॉर्डिंग। उसका दूसरा रिएक्शन हो सकता है कि अरे यार बंदर लेके चले गए, अब क्या करें, मतलब कुछ नहीं हो सकता, बर्बाद हो गए हम तो, सब लुट गया हमारा, है ना। जैसे होता है ना के बार हॉस्टल में, अरे बोले 4 साल निकल गए इंजीनियरिंग के, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो जाना है, बोले खाओ पियो सो जाओ बस, है ना। एग्जाम आ रही है, कुछ नहीं होना। फिर कुछ लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं? सुसाइड, कमिटिंग सुसाइड, सुसाइडल थॉट्स आते हैं फिर, ठीक है। तो इस तरीके से तो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होगा यदि वो, है ना, जिसको बोलते हैं सत्व, रजो और तमोगुण। तमोगुण में होगा तो वो इस तरीके से कुछ भी रिएक्शन नहीं लेगा वो, है कि नहीं। लेकिन लेकिन यदि वो मोड ऑफ गुडनेस में होगा, मोड ऑफ गुडनेस में होता है सत्व गुण, एंड द टॉप मोस्ट, है ना, स्टैंडर्ड, तो उसमें उसकी क्या रिएक्शन होगी बताइए? क्या करेगा टॉप जो कैप्सूलर है वो? सर वो जमीन से उठा के कुछ फेंकेगा तो बंदर भी टोपी फेंक देंगे। या वेरी नाइस, बिकॉज द मंकीज दे इमिटेट, वो क्या करते हैं? नकल करते हैं। तो कुछ वो भी ऐसा ही करेंगे, कुछ उठाए, मान लीजिए एक दो टोपी उसके पास में, तो वो भी, है ना, पहनेगा, फिर उसको फेंकेगा नीचे, तो बंदर भी नकल करेंगे, फेंकेंगे वो भी नीचे, तो इस तरीके से वो कलेक्ट कर लेगा। तो मोड ऑफ गुडनेस मीन्स आपके पास विजडम है, आप यू कैन एनालिसिस, है ना, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट ought टू बी डन, व्हाट ought नॉट टू बी डन, इस तरीके से, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम विजडम सेशंस हमारे जो रहते हैं, इसमें हम ये, है ना, पावरफुल जो विजडम्स है उसको हम शेयर करते हैं इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि कोई हमारा यूज में नहीं है, अरे भगवत गीता तो बोले हमारे लिए क्या है, व्हाट्स आर द प्रैक्टिकल यूज में ना, हाँ, इससे भी हमारे प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अभी देखा ना। तो इस तरीके से मोड ऑफ गुडनेस को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? मोड ऑफ गुडनेस को डेवलप करने से क्या होता है? कंसिस्टेंसी आती है आपके पास, डिटर्मिनेशन आता है। अभी आप लोग स्टडी करते हैं तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है ना, आज स्टडी कर लिया ठीक है ना, फिर बुक हम जब एग्जाम आएगी तो फिर ही हम खोलते हैं। इंजीनियर्स के साथ ज्यादातर ऐसे ही होता है। तो एग्जाम से एक दो दिन पहले हम हमारा सिलेबस हमको पता चलता है, सिलेबस क्या है। तो इस तरीके से मोड ऑफ गुडनेस में रहने से क्या कंसिस्टेंसी आती है, पहले से अपना सिलेबस उसको कवर करते चलते हैं, डिटर्मिनेशन रहता है, इस तरीके से। तो ये सब चीजें हम देखते हैं। उसके साथ में आपको, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक चीज और बताता हूँ आपको, उसके बाद में आपके सीनियर्स को मैं दूंगा।
ओके, तो देखिए टाइम मैनेजमेंट के बारे में 4 क्वाड्रेंट सिस्टम से मैं आपको बताऊंगा, जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में। तो इसमें आप देखेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ओके, एनी आइडिया, आप लोगों को कुछ आइडिया है कि टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? आई कैन सी 2-3 फेसेस, फर्स्ट ईयर से विभोर, निर्देश, राज, आयुष। ओके, एनीवन? सर जो काम है उसे सब सेम डिफरेंस करो। ओके, बेसिकली जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये एमबीए, जो एमबीए करते हैं ना मैनेजमेंट, तो उसमें भी ये सेम सिलेबस कवर कराते हैं वो लोग, कि टाइम को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मैं ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इम्पोर्टेंट टास्क और अर्जेंट टास्क। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो क्या है, इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। डिफरेंस पता चल रहा है आप लोगों को इम्पोर्टेंट और अर्जेंट पे? अर्जेंट मतलब कि वो कार्य आपको अभी करना है, अभी आप नहीं करोगे तो बाद में नहीं कर सकते उसको। इम्पोर्टेंट मतलब कि वो महत्वपूर्ण है कार्य, उसको करना है, लेकिन जरूरी नहीं कि अभी किया जाए, वो बाद में भी कर सकते हैं, इस तरीके से। तो कुछ कार्य हमारे दैनिक जीवन में ऐसे होते हैं जो कि क्या है, इम्पोर्टेंट भी है एज वेल एज अर्जेंट भी है। बता सकते हैं क्या 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 टास्क आ सकते हैं इसमें? असाइनमेंट, वो डिपेंड करता है कि सबमिट कब करना है। मान लीजिए कल ही करना है तो फिर तो अर्जेंट भी हो जाएगा, नहीं कि बोले एक सप्ताह बाद में करना है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, राइट? ठीक है ना? ओके, तो इस तरीके से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए आप, कुछ टास्क हमारे ऐसे होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। जैसे हमने दोनों सेम एग्जांपल देख लिया। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा हाँ, कि वो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे क्या आ सकता है बताइए? डेली रूटीन। डेली रूटीन में मतलब क्या? फोन। फोन, ओके। मेरे को लगा स्क्रीन पे देखा आपने, स्क्रीन उसमें लिखा था फोन। नो सर, ये सेशन मैंने सर दूसरे सर ने भी एक अटेंड किया अच्छा, था। आप कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में? तो सेकेंड ईयर में हूँ। हाँ सेकंड ईयर में, इसलिए फर्स्ट ईयर में अटेंड किया होगा। नो सर, मैंने अभी ज्वाइन ये अभी किया, लेकिन सर एक आईआईटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक सेशन लिया था फ्री में, तो वो अटेंड किया था फेसबुक। ओह अच्छा, वेरी नाइस। तो इसमें बताइए फोन कॉल्स कैसे अर्जेंट, मतलब किस कारण से इस कैटेगरी में आ सकता है फोन कॉल? क्योंकि फोन कॉल तो इम्पोर्टेंट भी होते हैं ना। सर जैसे सर किसी की फोन कॉल्स हो गया और नोटिफिकेशंस हो गए, तो वो डिपेंड करता है एक्चुअली किसका। मान यस लीजिए सर, आपका जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आपके जा रहे हैं, मान लीजिए इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आ रहा है, तो वो क्या इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? लेकिन सर मान वो लीजिए कोई कंपनी का कॉल आ रहा है ना, यस सर। कंपनी का कॉल आ रहा है ना, आप अपना मोबाइल रिचार्ज कीजिए, प्लान बताएंगे आपको। ये प्लान है ना। तो इस तरीके से दैट may नॉट बी इम्पोर्टेंट, लेकिन अर्जेंट तो है ना, अभी उठाएंगे, नहीं उठाएंगे तो फिर बाद में नहीं उठा सकते, उस कॉल को पिकअप नहीं कर सकते। तो वो क्या है, दैट इज अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, तो लास्ट क्वाड्रेंट देखते हैं हम। क्या नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट, जैसे क्या आ सकता है इसमें? जो अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सब फ्रेंड का कॉल। Friend का- बार बार इंस्टाग्राम ओपन करना। या वेरी नाइस, वेरी नाइस। एनीथिंग एल्स? फर्स्ट ईयर से चाहता हूँ, फर्स्ट ईयर से कोई बताए। नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स। मूवीज देखना, सिनेमा जाना, है ना, गर्लफ्रेंड के साथ में घूमना ना, फिर घूमते रहते हैं उधर, फिर स्मोकिंग करते हैं वो लोग उधर ही। सो दैट इज नाइदर इम्पोर्टेंट नॉर अर्जेंट। इम्पोर्टेंट है क्या, वो नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ऐसा है क्या? नहीं,
अर्जेंट है क्या कोई, मतलब वो भी नहीं है। तो इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट्स के माध्यम से इस टॉपिक टाइम मैनेजमेंट को समझाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे, तो बताइए सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट कौन सा है इसमें, कौन से क्वाड्रेंट पे हमें फोकस करना चाहिए? फर्स्ट क्यों नहीं? फर्स्ट सेकंड में ज्यादा ठीक है, क्योंकि सर अगर हम सेकंड वाला फॉलो करेंगे तो फर्स्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, वेरी नाइस। अपना वीडियो ऑन कीजिए। मैं सो मतलब नाइस टू सी यू दैट, मतलब इतना अच्छे से अटेंड कर रहे हो, लेकिन आई डोंट नो, मतलब नेट इश्यूज। एक बार ऑन कीजिए ना, एक बार तो ऑन हो जाएगा ना। I just want to know that I know you or not. I do know or whether I don't know. शक्ल देखूंगा तो शायद पहचान जाऊंगा फिर तुम्हें, कुछ सेकंड ईयर में होता। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो ऑन नहीं हो रहा आपका। तो वेरी है ना, एग्जैक्ट आंसर बताया सौरभ ने, एकदम करेक्ट आंसर। क्योंकि जनरली क्या सोचते हैं हम लोग कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट टास्क और इम्पोर्टेंट दोनों होने चाहिए। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। उस क्वाड्रेंट में वो बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी। यदि उस पर हम फोकस करते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्कलोड बहुत कम हो जाता है ना। जैसे एग्जाम आ गया, उससे पहले हमको पूरा सिलेबस कवर करना है, तो सब अर्जेंट भी हो जाता है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। हम यदि पहले से ही स्टडी कर रहे हैं तो है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा लेकिन अर्जेंट नहीं रहेगा वो, है ना। इस तरीके से अर्जेंट वाली कैटेगरी में नहीं आएगा वो सिलेबस, है कि नहीं। तो इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी, है ना। फर्स्ट इज क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन, क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन। उसमें आपके साथ धोखाबाजी होता है, आपको लगता है कि अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, करना ही चाहिए मेरे को, लेकिन आपका टाइम वेस्टिंग है वो। और फोर्थ क्वाड्रेंट तो है क्वाड्रेंट ऑफ बेस्ट। तो इस तरीके से आप अपने जो डे टू डे लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज आप करते हैं उन सबको आप इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना, कि हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आता है और किस क्वाड्रेंट पे मेरे को फोकस करना चाहिए, इस तरीके से, है कि नहीं। तो इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसको डेलीगेट कर दीजिए और थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, इसको अभी डिसाइड कीजिए, इसको डू नाउ, इस तरीके से। सो दिस इज टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वगैरह मैथमेटिक्स में स्टडी किया ना। ओके, यस। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको विजडम सेशंस आपको है ना जानने को मिलेगा अभी नेक्स्ट आपके, ठीक है। नेक्स्ट किसले सर और आदेश सर यू कैन हैंडल। सो आई होप कि आप सब लोगों को है ना बहुत। सर वीडियो सर ऑन किया पर सर वो ऑफ हो जाता है सर, नेट नहीं है सर इशू। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात एक बार नहीं। सर ऑन कर दो। ओके, थैंक यू। ओके, सो गो अहेड। Thank you so much, sir, for your guidance. तो आज आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया और हाउ योर क्वालिटी शुड बी, और इसी को कंटिन्यू करेंगे डिवाइस सेशंस में। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू विथ योर डाउट्स। सर स्क्रीन शेयरिंग परमिशन चाहिए थी। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। हाँ, वी टॉक्ड अबाउट डिवाइस सेशंस। तो उन पे आपकी रेगुलर अटेंडेंस होगी और रेगुलर आपको मार्क किया जाएगा, और उसके बाद रेगुलर क्विज होंगे। फिर क्विज में आपका जैसा परफॉर्मेंस देखा जाएगा उसके अनुसार आपको प्राइजेस मिलेंगे। नाउ आपकी क्वेरीज। तो जो ज्यादातर जो बहुत कॉमन क्वेरीज आए थे वो थे हाउ टू स्टार्ट कोडिंग, व्हाट शुड बी माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर माय प्लेसमेंट्स।
तो आपके ये जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड डाउट्स हैं, फॉर दैट वी हैव मिस्टर संचित रघुवंशी सर फ्रॉम CAC थर्ड ईयर, और वो आपके CAC के मेंटर कोऑर्डिनेटर भी हैं. So, Mr. Sanchit sir, can you please answer these questions? Thank you, Adish. Hello, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो पहले ये बात बताओ कि किस किस को अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए. हैंड रेज कर दो. बढ़िया बढ़िया. तो अच्छी कंपनी इन द सेंस बैंक की बात कर रहा हूँ मैं. मेटा हो गई, अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, अपने सारी जितने भी आपने मल्टीनेशनल कंपनी सुनी है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब एक चीज पे वर्क करती है. वो उसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम. राइट, कभी कहीं ना कहीं आपने ये नाम सुना होगा. ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम कुछ जानने के लिए, समझने के लिए आपको एक ना एक लैंग्वेज आना जरूरी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे डेटा स्ट्रक्चर को कैसे वर्क कर सकती है. पहले आपको एक बेसिक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा. बेसिक लैंग्वेज कौन सी सीखे, डाउट आता है, या तो पाइथन सीखे या तो सी सीखे. तो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. ठीक है, और सी जो है वो कंपाइल्ड लैंग्वेज है. तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में सबसे बेस्ट लैंग्वेज होती है कंपाइल्ड लैंग्वेज. उसको अगर आप सीख लोगे, सी जो है ना बेसिक लैंग्वेज होती है सभी लैंग्वेज की. अगर आपने सी सीख ली तो सारी लैंग्वेज अपन, आप समझ लीजिए आपने 60% सारी लैंग्वेज कवर कर ली जितनी भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा आप सभी को कि सबसे पहले आप सी लैंग्वेज से स्टार्ट करिए. क्योंकि पाइथन सीखोगे तो पाइथन के सिंटेक्स अलग है और सी के सिंटेक्स अलग है. और सी के जो आप सिंटेक्स देखोगे और जावा के, C++ के, जावास्क्रिप्ट के जितने भी सिंटेक्स हैं सारे रिलेटेड टू सी हैं. पाइथन से बिल्कुल मतलब रिलेटेड तो थोड़ा मिलेगा, लेकिन पाइथन आप मत करिए. रिकमेंड नहीं करूंगा पाइथन को. ठीक है, तो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपकी सी हो गई. सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो या तो C++ ऑप्शन आता है आपके पास, है जावा ऑप्शन आता है. ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा C++, क्योंकि जावा जो एक चीज है ना, जावा थोड़ी टफ पड़ती है बच्चों को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम समझने के लिए. क्योंकि C++ में जो कोड आप 3 लाइन में लिखोगे वही कोड आपको जावा में 10 लाइन में लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है जावा और C++ में. तो ह्यूमन एफर्ट जो है बढ़ा देती है जावा, और उसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे होते हैं. जावा में, सी में एक ही कॉन्सेप्ट को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो दोनों में रहता है खैर, लेकिन सी में इजी पड़ता है बहुत. तो बात आती है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की. अब सभी जो हैं मेरे ख्याल से कि सभी जेई देके आए हैं हमारे कॉलेज में, SATI में. अपना कॉलेज हो गया अब तो. सभी जेई देके आए ना? यस सर. Yes, sir. तो आपने देखा होगा जेई में एक चैप्टर था, मतलब बहुत सारे चैप्टर थे, लेकिन मैकेनिक्स की बात करें अपन, NLM चैप्टर था, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर था. समझ गए, कॉन्सेप्ट एक ही था. वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, NLM का कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल होते हैं. थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. आप SCV से क्वेश्चन लगाते हैं, DC पांडे से लगाते होंगे आई थिंक. ठीक है, तो इसी तरीके से जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में कॉन्सेप्ट एक ही रहता है बट मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं. तो वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. आपने ये ऑब्जर्व करा होगा चीजें, जब जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे आप, कॉन्सेप्ट आप टीचर ने समझा दिया, लेकिन जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते कॉन्फिडेंस नहीं आता उस कॉन्सेप्ट पे. समझ रहे हो बात को? तो इसलिए ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है. जस्ट लाइक लीड कोड इज देयर, कोड शेफ इज देयर, हैकर रैंक इज देयर, कोड फोर्स इज देयर. तो बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें. ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो लीड कोड है, लीड कोड बेस्ट है. क्योंकि लीड कोड पे वही क्वेश्चन है जो पिछली जो मल्टीनेशनल कंपनी पहले प्रीवियस ईयर पूछ चुकी हैं, और सिमिलर जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो सिमिलर ही रहते हैं. जहाँ आने वाली कंपनी में वो पूछने वाले जो इंटरव्यू पूछेगा आपसे, वो सेम कॉन्सेप्ट पे पूछेगा. जस्ट लाइक वी टेक अ एग्जांपल ऑफ लिंक्ड लिस्ट. लिंक्ड लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर बाय द वे. तो लिंक्ड लिस्ट में मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं. एक मिड पॉइंट एरे का क्वेश्चन आता है, तो वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और वो मल्टीपल टाइम्स लीड कोड पे रिपीट होता है. तो अगर आप वो चीज, आप वो इजी लेवल, एक्चुअली में क्या 3 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं लीड कोड में. एक इजी लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है, हार्ड लेवल होता है. इफ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द इजी लेवल क्वेश्चंस, देन यू आर एबल टू क्रैक
the multinational company up to which is offering you up to 7 LPA package, right? And if you want to crack more than that, means beyond 20 LPA or beyond 40 LPA in Microsoft, Google, then you have to be very confident in hard questions and medium to hard questions of lead code. That will help you to crack that company, right? And the second thing is that in the upcoming 4 years, you have to focus on the 4 subjects. What are the 4 subjects? First is data structure and algorithm that I said you. And second is operating system. Third is DBMS, database and management system. And fourth is computer networks. Only these 4 subjects are asked in the interview in the placement of top multinational companies such as Mang, right? So that's it from my side. And one more thing, if you are targeting the company which is offering you up to 7 LPA of package, then first you have to understand the aptitude part, right? जब तक आपको aptitude clear नहीं होगा ना, जब तक आप coding question में enter नहीं कर पाओगे. Just like TCS, Cognizant is there, Accenture is there, Hexaware is there, which is वो कंपनी अपने कॉलेज में आती है, ठीक है? और वो कंपनी आपको कोडिंग वाले सेक्शन में आपकी कोडिंग कितनी भी अच्छी हो, उनको कोई मतलब नहीं. सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड देखेंगे वो. If you are able to crack the aptitude part, then only you are able to enter into the coding ground, right? Otherwise, you are out of the contest. So keep in mind these things, and thank you from my side. Adis, you can carry on. Sure, sir. Thank you so much, Sanchit sir. तो ये कोडिंग रिलेटेड आपके जो डाउट्स थे वो मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे, और आपके जो मोस्ट कॉमन डाउट्स थे ये कोडिंग से रिलेटेड वही हमने सामने लगाए थे. Now the question is, how can I prepare for web development? How should I start with web development? And for that, we have Mr. Devansh Soni sir with us from 3rd year, and he is a full stack developer. और वो full stack development के ऊपर बहुत सारे sessions ले चुके हैं, first year में भी वो ले रहे हैं. So he is here with us to clear your doubts on web development. Sir. Hello. And sir has also developed one site which is known as Tuffle, and it is a React-based website. Hello. And sir is also a part of Tuffle actually, so you can get the guidance from the sir also. Very good guidance actually. Yeah. Hello. Am I audible? Hello. Yeah. Okay. Hello. So yeah. Good evening, everyone. तो वेब की जब बात आती है तो जैसे देखा जाता है सेकेंड ईयर में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, तो वेब एक पसंदीदा सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब पसंदीदा चीज हो जाती है वेब बहुत से लोगों की. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वेब जो है एक्चुअल में बहुत इजी है, मतलब सीखने में बहुत आसान है. वो थोड़ा टफ पड़ता है, बट एज कम्पेयर टू अपन C++ और जावा वगैरह की बात करें तो वेब बहुत आसान है. और वेब में इंटर्नशिप मिलने की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा रहती है. इंटर्नशिप आप लोग देखेंगे ना आगे बढ़ के, जब आप लोग लेके, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि वेब बहुत ज्यादा यूज हो रही है और वेब बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है, एंड इट इज इजी टू लर्न एंड यूज. सो इसलिए बहुत से लोगों की ये पसंद भी बन जाती है ना. और बात आती है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करने में मेरी यही आपके लिए रिकमेंडेशन रहेगी कि आप लोग शुरुआत तो वही, मतलब शुरुआत करना पड़ेगा तो अपन को फ्रंट एंड डेवलपर से ही. जिसको फ्रंट एंड बैक एंड और ये इसका नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता दूं कि वेब में 3 टाइप के डेवलपर्स आते हैं. मतलब हम लोग बोल सकते हैं, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है बैक एंड डेवलपर, और एक वो डेवलपर होता है जिसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आती है, एक उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर. ठीक है. तो स्टार्ट आप लोग कर सकते हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर. फ्रंट एंड डेवलपर में आप लोग स्टार्ट करेंगे HTML से. HTML के बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे तो CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट पर आते हैं. उसके बाद जावास्क्रिप्ट कुछ कुछ लाइब्रेरीज आती हैं, जैसे एंगुलर हो गया. आई होप किसी ने यहाँ पे सुना होगा, यदि नहीं सुना तो ऐसा होता है कि HTML सीखते हैं अपन, HTML के बाद CSS, फिर जावास्क्रिप्ट आती है, एंड जावास्क्रिप्ट के बाद कुछ कुछ लाइब्रेरीज होती हैं. हेलो. हाँ,
तो मैं ये बोल रहा था कि जावास्क्रिप्ट के बाद कुछ कुछ लाइब्रेरीज होती है, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, Vue.js हो गया, है ना। तो इनमें से आप कोई भी एक चुन सकते हैं। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी, जो कि मोस्ट पॉपुलर है आज के ज़माने में, वो है रिएक्ट। ठीक है, आप रिएक्ट सीख जाते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जाती है, तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। आप ये चीज़ करने के बाद आप इंटर्नशिप के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप अच्छी कंपनीज एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, उसमें स्टाइपेंड वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, आप लेकिन यदि आपको UI का हो गया, आपको फ्रंट एंड से आपने कर लिया सारी चीजें, आपको अब चाहिए कि थोड़ा बैकएंड का भी वो लिया जाए, है ना, कि बैकएंड में कैसे क्या चीजें होती है, आपको बैकएंड डेवलपर भी बन के देखना है ना। तो फिर आप मूव कर सकते हैं आगे बैकएंड डेवलपमेंट पर। उसमें क्या क्या होता है, उसमें देखो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, डेटाबेस के भी अलग सेक्टर्स होते हैं, एक नॉन SQL होता है, एक SQL डेटाबेस होते हैं, है ना। तो बैकएंड में मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी इसमें, वो होगी Node.js। Node.js क्यों? क्योंकि देखो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, जावास्क्रिप्ट से ही नोड होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट बेस्ड ही है Node.js, इसलिए वो बहुत आसान होता है, जिससे आप लोग बैकएंड डेवलपमेंट में आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नोड के बाद आप Express.js सीख सकते हैं। Express.js के साथ डेटाबेस में आप लोग MongoDB और इन सब चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर लेंगे, बैक एंड डेवलपमेंट कर लेंगे, और यदि आप लोग दोनों कर लेंगे तो आप ऐसा फुल स्टैक डेवलपर कहलाएंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है ना ये बात? यस सर। हाँ, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा स्टार्टिंग में कि आप लोग शुरुआत कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, मतलब आप लोग लिमिटेड मत रहिए कि आपने अभी, जैसे मैंने बताया, आप लोग को लगा कि फ्रंट एंड डेवलपर अच्छा रहेगा, तो आप लोगों ने अभी से चूज कर लिया कि मैं तो फ्रंट एंड डेवलपर ही बनूंगा। नहीं, ये गलत है। आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में है ना, फर्स्ट ईयर में अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, आप लोग थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए। आप लोगों ने पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी सीखा, बैक एंड डेवलपमेंट भी सीखा, साथ साथ में आप लोगों ने थोड़ी और टाइप की लैंग्वेज सीखी, है ना। तो सभी चीजों में एक्सप्लोर कीजिए, फिर जिसमें आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ना, फिर उसमें आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो यही था आप लोग वेब के बारे में, मेरी तरफ से इतना ही। यस सर, यू कैन कंटिन्यू। हेलो। Yes, sir. Thank you so much, Yeah. sir. Yeah. So, ये अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, SADI E-Library, अनऑफिशियल ग्रुप है। आपको इस पे मगर सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। आपको अपने पास ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको एंड सेम के टाइम पे जरूरत पड़ती है, तो आपको सिंपली ग्रुप पे जाना है और आपको यहाँ पे सब अवेलेबल है। तो अगर आप अभी जल्दी से स्कैन कर सकते हैं तो कर लीजिए, और तब तक वी कैन मूव ऑन टू डाउट्स अबाउट गेट प्रिपरेशन। जो भी गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड डाउट्स हैं आपके, फॉर दैट वी हैव मिस्टर कलश पाटिल सर from final year, and he will be addressing doubts for GATE examinations. आपको वो पूरा इंट्रोड्यूस करेंगे सर। So hello everyone, I am Kalash Patil from final year electrical engineering, और मैंने थर्ड ईयर में अपना गेट दिया था। प्रिपरेशन मैंने सेकेंड ईयर की थी, और मेरे उसमें 96 परसेंटाइल आया था, एक्चुअली 97 परसेंटाइल थे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन गेट में इंटरेस्टेड है और जानना चाहता है इसके बारे में, गेट एग्जाम। यार सर इंटरेस्टेड है। यस सर, ओके ओके ओके। आई थिंक आप मोस्टली आप सभी कोर ब्रांचेस से होंगे, क्योंकि CS वाले इंटरेस्टेड ज्यादा रहते नहीं है गेट में। IoT वाले हैं। यस सर। जी हाँ, ओके, इट्स ओके। आदेश प्लीज, क्वेश्चंस मेरे को विजिबल नहीं है, तो क्वेश्चंस बता दीजिए। यस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गेट एग्जाम एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। तो जो गेट एग्जाम है वो बेसिकली ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इसका नाम है, और ये जो मतलब स्पेशली फॉर इंजीनियर्स ही होता है, और इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मेनली मतलब स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी ही नहीं पता रहती कि गेट से क्या क्या हो सकता है। तो गेट से सबसे पहले हमें PSUs मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। जितनी भी गवर्नमेंट कोर कंपनीज हैं, लाइक महारत्ना कंपनी, जो जैसे BHEL है, IOCL है, कोल इंडिया लिमिटेड है, तो इनमें आपके डायरेक्ट प्लेसमेंट होते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, और काफी अच्छे
पोजीशन पे आप ऑफिसर्स बनते हो। सेकंड इसका बेनिफिट है आपको एमटेक मिलता है। इसमें एमटेक मतलब बहुत सौ का आपका अभी जेई दिया है तो सपना होगा कि आईआईटीज या एनआईटीज से टॉप आईआईटी एनआईटीज में आपको पढ़ना है या ऐसा, और वो कुछ रीजंस के कारण उस टाइम पे पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये एमटेक आपको अपॉर्चुनिटी देता है। आप टॉप आईआईटीज से टॉप एनआईटीज से मतलब एमटेक कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप, और जो बच्चे जीआरई का सोच रहे हैं, एक जीआरई एग्जाम भी होता है जिससे आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलते हैं, लाइक सिंगापुर यूनिवर्सिटी एंड जर्मनी में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसमें भी आपका गेट एग्जाम के थ्रू डायरेक्टली वहां पर भी एडमिशन पॉसिबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस गेट एग्जाम से आप जो लोग एमबीए करना चाहते हैं, एमबीए मतलब जो बट केट नहीं देना है उन्हें एमबीए, तो वो डायरेक्ट गेट से भी एमबीए कर सकते हैं, जैसे नीति मुंबई करके एक कॉलेज है तो वहां से वो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो लोग आईआईएम में जाना चाहते हैं तो वो भी गेट के थ्रू जा सकते हैं। एक फेलोशिप प्रोग्राम होता है आईआईएम का जो कि गेट के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लेता है। तो ये तो हो गए सारे गेट के बेनिफिट्स। अब सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉलेज एग्जाम। तो पहले मैं चाहूंगा कि गेट के बारे में पूरा बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर कॉलेज एग्जाम पे आते हैं। तो अब जो गेट एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कब से तैयार करें। अभी जो आईआईटी जो 2018 के पहले जो चल रहा था, 2018-19 से पहले, तब ये था कि अलाउ से फाइनल ईयर वाले अलाउ रहते थे गेट एग्जाम को देने के लिए। बट अभी 2019 के बाद से मतलब ये रूल चेंज हुआ था, और थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपियर हो सकते हैं गेट एग्जाम में। और जैसा कि आपको मतलब थोड़ा भी अगर जैसे पता है तो गेट जो गेट एग्जाम का स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है। इसका मतलब जैसे जेई मेंस आपने दिया तो उसका स्कोर कार्ड सिर्फ उसी साल के लिए वैलिड रहेगा, बट गेट में ऐसा नहीं है। गेट आपने सपोज कीजिए कि आपने 2022 में गेट दिया तो वो एग्जाम स्कोर कार्ड जो है वो 2024-25 तक मतलब आपका वैलिड रहने वाला है। तो ये गेट एग्जाम की एक अच्छा है। तो आप, मैं रिकमेंड करूंगा आप सेकेंड ईयर से ही अपना प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करिए, और थर्ड ईयर में आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे गेट का, और उसके बाद आपके पास फाइनल ईयर तो रहेगा ही, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आपके थर्ड ईयर में ही पूरे मतलब आप अपना फुल पोटेंशियल से अपनी प्रिपरेशन करें और अच्छे मार्क्स लाएं। तो अब कुछ क्वेश्चंस होंगे कि गेट एग्जाम के लिए मतलब कहाँ से पढ़ाई करना है। तो देखो मैंने सेल्फ स्टडी की है पर्सनली, अगर मैं बताऊं जो मैंने थर्ड ईयर में दिया था और अभी भी मैं देने वाला हूँ फाइनल ईयर अपना फैब में मेरा गेट एग्जाम है। तो आप प्रिपरेशन जो है सेल्फ स्टडी मुझे ठीक लगता है। सेल्फ स्टडी इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद बुक कॉपी खोल के पढ़ा हूँ, मतलब यूट्यूब वगैरह जो चैनल्स हैं उन पर पूरा कंटेंट मोस्टली अवेलेबल रहता है। तो पहले आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी कोचिंग लेके बैठ गए उसके बाद फिर मन नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा आप 1-2 महीने देके आप एक्सप्लोर कीजिए, आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लीजिए। तो गेट से रिलेटेड और कोई किसी का डाउट है फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर एमटेक में ब्रांच चेंज हो सकती है क्या अपनी, जैसे अभी आईओटी में है कोई कोई तो फिर। हाँ श्योर, देखो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है गेट्स के थ्रू कि आप अपनी जो ब्रांच है उसको बहुत अच्छे से मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं पूरा कंप्लीटली चेंज नहीं बोलूंगा कि जैसे कोई मैकेनिकल वाला है तो वो सीएस में जाने का सोच रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल वाला है डायरेक्टली सीएस में जाने का सोच रहा है, नहीं। लेकिन आप मैनिपुलेट बहुत उसको अच्छे से कर सकते हैं, मतलब रिलेटिव ब्रांच आप ले सकते हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विच कर सकता हूँ, और मैं थोड़ा सा आईटी में भी शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर आप आईओटी के हैं आप बहुत ही आराम से सीएस में स्विच कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी उसमें जो आईआईटी है टॉप आईआईटी उसमें डेटा साइंस ले सकते हैं, आप उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकते हैं, आप उसमें मतलब कोर जो सीएस रहता है वो भी ले सकते हैं। तो ये काफी एक अच्छा एडवांटेज है गेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट से रिलेटेड किसी का और क्वेश्चन, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, मतलब गवर्नमेंट मतलब कंपनी वगैरह? दोनों मिलता है इसमें। अगर आप टॉप रैंकर हो, टॉप रैंकर का मतलब ये मेरा कि जैसे आप जनरल ओबीसी या मतलब मैं मानता हूँ ओबीसी में आते हो, तो आप ओबीसी में अंडर 700 आपकी रैंक है आउट ऑफ, जैसे आपकी ब्रांच से 70,000 या 1 लाख स्टूडेंट अपियर हुए, उसमें आपकी अगर 700 रैंक तक है तो आपको डायरेक्ट पीएसयूज भी मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहें तो आप इंटरेस्टेड है पीएसयू में, भाई मुझे डायरेक्टली अब जॉब चाहिए, तो आपको डायरेक्ट पीएसयू मिल जाएगा। पीएसयू इसमें काफी अच्छे मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं मिलता कि 2-4 लाख 10 लाख तक की। 18 लाख से आपकी स्टार्टिंग होती है सैलरी की, 18 से मतलब, और फिर कैरी फॉरवर्ड होता है वो। सर ठीक है, तो थोड़ा टाइम कम है मेरे पास, तो गेट एग्जाम से आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे।
अब मैं कॉलेज एग्जाम का भी यहाँ पे पूछा किसी ने, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉलेज एग्जाम्स। तो देखो कॉलेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क नहीं है, मतलब जितना आप समझ रहे होंगे। अभी एक्चुअली आपने एग्जाम दिए नहीं है आपका कोई से भी, इसलिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा टेंशन होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। और इसमें जो प्रिपरेशन कंटेंट या मटेरियल की आप बात करें तो जैसे फैकल्टी जो रहती है ना वो सब अरेंज कर देती है आपके लिए। आई मीन मतलब वो आपको ऑलरेडी जैसे रिवीजन क्लास, जैसे बचपन में होता था रिवीजन क्लास के बहाने या किसी के बहाने आपको क्लास में हिंट मिल ही जाते हैं कि किस टॉपिक से आने वाला है। आपको ऐसा नहीं है कि पूरी बुक या कॉपी पढ़ के आपको जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। आप क्लास अटेंड करेंगे आपको ऑटोमेटिकली किसी भी टीचर का वो समझ में आ जाएगा कि ये क्या देने वाला है एग्जाम में। इतने तो अब हम बड़े हो गए, समझ में आता ही है कि क्या देने वाले हैं वो, और इस टाइप में मतलब चीजें हेल्प हो जाती है। उसके बाद हाउ कॉलेज एग्जाम पेपर लुक लाइक। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं या उसका फॉर्मेट जानना चाहते हैं। तो फॉर्मेट में बता देता हूँ। फॉर्मेट इसका ये रहता है कि 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। देखिए टोटल 5 यूनिट्स रहती है आपकी हर सेमेस्टर एग्जाम में। हर सेमेस्टर एग्जाम में टोटल 5 यूनिट्स रहेंगी। आउट ऑफ 5 यूनिट्स पर यूनिट आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको दोनों अटेम्प्ट करने रहेंगे। उसके बाद 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, एंड फिर 4 जो 7 मार्क्स के हैं उसके 2 क्वेश्चन रहेंगे और में रहेंगे, वो ऑप्शनल रहेंगे। इस टाइप में टोटल 14 मार्क्स का पर सब्जेक्ट में बनता है, आप पर यूनिट में आपका बनता है मार्क्स। इस टाइप में पूरे 5 यूनिट्स रहते हैं और आई थिंक 22 क्वेश्चंस के समथिंग रहते हैं, और जो कॉपी मिलती है वो तो 32 पेजेस की मिलती है, वो पता ही है आपको। हाउ मेनी एग्जाम डू वी हैव टू गिव इन कॉलेज। कितने एग्जाम आपको देने हैं कॉलेज लाइफ। तो कॉलेज लाइफ का नहीं, पहले अपन फर्स्ट सेम का देख लेते हैं। आपको पर सेमेस्टर ये मान के चलिए आपको 3 एग्जाम देने हैं। 2 मिड सेम रहेंगे और एक आपका फाइनल सेम एग्जाम रहेगा। हर सेमेस्टर में, हर सेम में 2 मिड सेम रहेंगे और फिर आपका फाइनल जो सेमेस्टर एग्जाम रहेगा वो रहेगा। और मिड सेम जो रहते हैं उन मतलब दोनों के मार्क्स काउंट होते हैं कि मतलब जैसे टोटल आई थिंक मिड सेम जो रहते हैं वो 20 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, और जिसमें 10 मार्क्स का मतलब दोनों मिड सेम मिला के उनका एवरेज होता है। देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर वाइवा। देखिए वाइवा जो है वो तो ऐसा मतलब ऐसा कोई उतने ऐसे बड़ी दिक्कत की बात नहीं रहती है यहाँ पे, क्योंकि वाइवा जो रहते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के नहीं लेते हैं, हमेशा वाइवा जो रहते हैं ग्रुप में चलते हैं। मतलब आपके 5-5 के ग्रुप से जो रहेंगे, आपके आगे पीछे वाले जो भी रोल नंबर होंगे तो उनमें ही आपको बुलाया जाता है। और जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके जो सब्जेक्ट नॉर्मली आपने जो क्लास में पढ़ा होगा, जो टीचर ने पढ़ाया होगा फैकल्टी में, वो जनरली वही पूछता है। मतलब ऐसा नहीं पूछता है कि बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछ लेगा वो। जो उन्होंने पढ़ाया है क्लास में बेसिकली, और जो बेसिक मतलब वो जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने इतना तो आता ही होगा, तो वैसे ही पूछते हैं। ऐसे आपको जानबूझ के वो हंसाने का ट्राई नहीं करते हैं। और बाकी भी आपके आजू बाजू वाले रहते ही है, तो अगर जैसे आप आंसर नहीं दे पा रहे तो आजू बाजू वाला कर देता है उसको टैकल, तो ऐसे उतना भी उसमें कोई टेंशन की बात नहीं रहती है। ठीक है, तो आई होप मेरे क्वेश्चन, हाँ सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। तो किसी का कोई डाउट हो तो लास्ट में पूछिएगा अभी, और बाकी मेंबर्स बचे हैं तो पहले उनका सुन लीजिए। ओके आदेश, मेरा हो गया है, तो आगे आप फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच सर। तो गेट एग्जामिनेशन बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होता है जो आपको डाउट्स आते ही होंगे फर्स्ट ईयर। सो आफ्टर दैट वी हैव कि हाउ शुड आई मैनेज एकेडमिक्स विद को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कि दोनों जगह क्लैश ना हो। सो फॉर दैट वी हैव मिस्टर विनायक सोनी सर with us, and he will be dealing with this question. थैंक यू आदेश। तो हेलो एवरीवन, थक तो नहीं गए सब लोग? नो सर, अभी नहीं थके। अभी नहीं थके हैं। तो अब अपन ने ये सब चीज तो देख ली है कि कैसे कैसे सब चीजें करनी है, सब करना है, लेकिन अब मेन क्वेश्चन यही आता है कि बैलेंस कैसे किया जाए, है ना। सबके माइंड में तो ये चीज आ रही होगी कि एक तरफ है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अपन सब क्लब्स में कनेक्टेड हैं, सब चीजें चल रही हैं, और एक तरफ है अपने एकेडमिक्स। तो दोनों को बैलेंस कैसे करें, ये भी एक स्किल है ना, इजंट इट? सबको लगता है कि नहीं ऐसा? यस सर। ठीक है, तो सबसे मेन चीज यही आती है इसमें कि मतलब 4 पॉइंट्स में मैंने कैटेगराइज किया है। सबसे बहुत आसान चीज है ये, आराम से अपन कोई भी चीज बैलेंस कर सकते हैं अपने मतलब लाइफ के एस्पेक्ट्स को। सबसे पहला यही आता है कि वी शुड नॉट गेट ओवर बर्डन। जैसे फर्स्ट ईयर में अपन कॉलेज आ रहे हैं तो एक अंदर से एक टेंडेंसी रहती है
फ्रेशर्स की टेंडेंसी रहती है कि मैं सब चीजें सीख लूं, है ना, ऐसा लगता है ना कि सब चीजें सीख लूं मैं, हर चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा मतलब मेरी जान पहचान बढ़े। फर्स्ट ईयर में किस किस को ऐसा लगता है ना, मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट है, लगता है ना सबको ऐसा, यस सर। है ना। तो वो एक्चुअल में अगर लॉन्ग टर्म तक अगर अपन ऐसा सोचते हैं ना तो ओवर बर्डन हो जाते हैं अपन। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इतना कितना करोगे आप लोग। वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। एक माइंड में एक पॉइंट डाल लो कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि कहाँ क्या करना है, व्हाट इज एक्चुअली गुड फॉर मी, व्हाट कैन आई अचीव इन द बेस्ट वे। ये चीज है, हर चीज थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं तो फिर ये चीजें सही नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कनेक्टेड इन आर्ट एंड लिटरेरी क्लब, आवर क्लब इंस्पायर क्लब, तो यहाँ पे ऐसी वैल्यूज हैं कि वी टीच यू हाउ टू बी वेरी स्पेसिफिक। मतलब आप ओवरबर्डन नहीं रहोगे, आपके माइंड से एक चीज ये निकल जाएगी कि सब चीजें नहीं करनी, वी हैव टू बी गुड इन डूइंग सम क्वालिटी वर्क, ये चीज है। तो अगर आप इस चीज को डिसाइड कर पाओगे कि क्या चीज मेरे लिए सही है, कहाँ स्पेसिफिक रहना है मुझे, तो ओवरबर्डन आप खुद नहीं होगे और फिर क्वालिटी टाइम दे पाओगे उस स्पेसिफिक चीज के लिए, है ना। तो ये चीज है। अब फिर इसके बाद आता है कि ये सब चीजें करना है अपने को, चलो इस चीज का क्लियर हो गया, लेकिन टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है, शेड्यूल बनाओ। यू हैव टू बी गुड टू मेक शेड्यूल्स। सब चीजों का एक टाइम फिक्स करना है, प्रायोरिटाइज करना है हर चीज को, जो जो भी चीजें अपन कर रहे हैं कॉलेज में। जैसे कि अपन, जैसे कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, पर्सनली अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हर चीज के लिए टाइम निकालना है। ऐसा नहीं अकेडमिक्स के टाइम अकेडमिक्स आप दो, उसके बाद जो भी फालतू जो टाइम पास चल रहा है कॉलेज में वो चीजें नहीं करो। आप उसकी जगह पे कुछ प्रोडक्टिव काम करो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें ऐसी करो जिससे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़े, मतलब सेल्फ जो मोटिवेट करे वैसी चीजें करो, ये चीज है। फिर थर्ड आता है कि प्रोकास्टिनेशन। ये चीज तो पता होगी कि क्या होता है, प्रोकास्टिनेशन तो पता होगा ना, किस किस को पता है, बताओ क्या होता है, एनीवन। काम को Sir, postponing the things. हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन, ये बहुत सही चीज बताई कि जितना आप प्रोकास्टिनेट करोगे ना, आप सोचते हो उस समय, एट द मोमेंट आप ये सोचते हो कि हाँ मैंने इसको बाद में कर दिया, उस समय आप बहुत कंफर्टेबल सोच रहे हो, लेकिन ये बर्डन अगर एक दिन इतना ज्यादा बढ़ गया ना तो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन ला देगा आपके पास, मतलब स्ट्रेसफुल हो जाओगे क्योंकि इतना प्रोक्रास्टिनेट कर दिया है अपन ने। तो उससे उससे प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगे, और उस समय जब भी अपन प्रोक्रास्टिनेट करते हैं उसकी हैबिट बढ़ती ही जाएगी, ये एज अ मतलब एक प्रकार से एडिक्शन बन जाएगा, और उसके कारण अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत मेन रीजन है। अगर ये सब चीजें आपने बैलेंस कर ली तो आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्या गलत है क्या सही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को और फिर साथ में अपना एकेडमिक्स, दोनों को आप बैलेंस कर पाओगे अगर ये चीजें जान गए ना, ये चीज होती है। और एक बस लास्ट पॉइंट में एंड करना चाहूंगा, टाइम की थोड़ी सी पाबंदी है, तो ये बोलना चाहेंगे कि हर चीज में हाँ करना मत सीखो। यू हैव टू लर्न टू से नो टू सम थिंग्स। मतलब चीजों को, हर चीज में ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद भी समझते हो, लेकिन शुरू में ऐसा लगता नहीं। जैसे फ्रेशर्स आते हैं अपन तो हर चीज करना है, सब ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी है, कोई अपने को बोल देगा, कोई सीनियर कुछ बोल देगा, लेकिन स्पेसिफिक रहो। दैट्स आवर मोटो। अपने उससे यही चीज होगी कि हर चीज आप नहीं करोगे, जो सही चीजें होंगी वही करते रहोगे। तो यही चीजें फॉलो करनी, 4 चीजें मैंने बता दी है कि डोंट गेट ओवर बर्डन, सबसे चीज यही है, फर्स्ट यही है अपना। फिर शेड्यूल योर टाइम। फिर थर्ड आता है अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, और फोर्थ लास्ट में यही आता है कि लर्न टू से नो। ओके, सो फाइनली यही कंक्लूड करना चाहूंगा मैं। आदेश। Yes, sir. Thank you so much, sir. So moving on, we have doubts about laptop कौन सा ले, graphic designing में कैसे उतरे, video editing कहाँ से सीखें, कौन सा software ले. So for that we have Mr. अलग व्यास sir from second year with us, और वो professionally video editing में work किया हुआ है उन्होंने, and he will guide you about all these questions which you can see on your screen. So hello everyone, I am अलग व्यास, और आपको लग रहा होगा कि मैं कौन होता हूँ ये वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करने वाला। तो मैं 8th क्लास से यही सब चीजें कर रहा हूँ, और मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि कैसे ये सीखें, इस फील्ड में कैसे जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हेन टू बाय लैपटॉप, हमें लैपटॉप कब लेना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में अगर आप मतलब आपका बजट से आप फ्रेंडली हो
तो आप फर्स्ट ईयर में ले लीजिए, रिकमेंडेबल है। नहीं तो सेकंड ईयर में तो आपको 100% लैपटॉप लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉलेज में क्या दो चीज के लिए आए हो। आप तो एक तो एकेडमिक्स मतलब कॉलेज तो आप प्लेसमेंट के लिए आए हो, तो उसमें क्या एकेडमिक्स आएगी और साथ में कोडिंग आएगी। तो ये दो चीज तो आपको अच्छे से करनी ही पड़ेगा। और आप बहुत लकी हो कि आपको एक तीसरी चीज और करने को मिल रही है कि आप आर्ट एंड लिटरेरी क्लब में आए हो, तो आपको यहाँ पे मेंटोरशिप बहुत अच्छी मिल रही है। अगर आपको कोडिंग बहुत अच्छे से करना है तो संचित सर है, आपको गेट की प्रिपरेशन करना है, एकेडमिक्स में देखना है तो किसले सर है, विनायक सर है, कलश सर है, तो आप इनसे सीख सकते हो बहुत अच्छे से। आपको वीडियो एडिटिंग इन स्किल्स में जाना हो तो मैं आपको दूंगा। तो कोडिंग करने के लिए भी अगर आपको मतलब लैपटॉप तो लेना ही पड़ेगा। और आप अगर ऐसा सोचो कि मैं अभी यूट्यूब से सीख लेता हूँ मोबाइल पे, उसके बाद जब मेरे को अच्छे से कोडिंग आ जाएगी उसके बाद मैं लैपटॉप खरीद के उस पर इम्प्लीमेंट करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये जितनी भी स्किल्स रहती है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, इन सब के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी रहती है। अगर आपने एक कोड सीखा है तो उसको आपको 10 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या आपने कोई वीडियो एडिटिंग का इफेक्ट लगाना सीखा है तो आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसलिए लैपटॉप लेना तो बहुत ही जरूरी है। अब बात आती है कि लैपटॉप तो ले लेंगे पर कौन सा ले, कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो 50 से 60,000 के बीच का लैपटॉप सबसे बेस्ट रहता है। और मैं आपको बोलूंगा कि या तो आप HP का लैपटॉप लें या डेल का लें, इसके अलावा दूसरी कंपनी में कम देखें। 50 से 60,000 में HP का बहुत अच्छा लैपटॉप आ जाएगा। और अगर आपको थोड़ा चीप रेंज में जाना है तो फिर आप आसूस का देख सकते हैं। तो 3-4 चीजें रहती है स्पेक्स में जो हमको देखनी रहती है लैपटॉप लेने से, कि मेक श्योर करें कि i5 हो या Ryzen 5 हो। i3 या Ryzen 3 की तरफ ना जाए तो ही बेटर रहेगा। और 8 GB रैम हो, और सबसे इम्पोर्टेंट SSD लगी होनी चाहिए लैपटॉप में, तो उससे बहुत फायदा रहता है। और ग्राफिक कार्ड अगर हो तो अच्छा है, और नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं अगर आपका i5 या Ryzen 5 प्रोसेसर है तो इसमें आप सारी चीजें बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है और वीडियो एडिटिंग कैसे सीख सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी स्किल्स है जो आपको आगे, अगर आपको मतलब आप CV में भी लगाते हैं, सिर्फ अगर कोडिंग आती है तो इतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप बोले वीडियो एडिटिंग भी आती है मेरे को, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, तो आपका मतलब जॉब लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा स्किल्स आती है। तो अभी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, अभी आपको बहुत फ्री टाइम मिलेगा, तो आप ये दूसरी स्किल्स में बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, वीडियो एडिटिंग क्या है, UI UX में आप जा सकते हैं, ऑडियो एडिटिंग में जा सकते हैं। तो इससे आप धीरे धीरे अगर आप थोड़ा इसमें प्रोफेशनली आगे बढ़ेंगे, और एकेडमिक इससे आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। आप अगर डेली के 2 to 3 आवर्स इसमें अगर देंगे तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम साइड से जनरेट होना शुरू हो जाएगी, और उससे आप कॉलेज की फीस भी भर सकते हैं अगर आप थोड़ा और अच्छे से करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे मेरा जो लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब मैंने खुद ही, अभी सेकंड ईयर में हूँ मैं, और मैंने खुद ही सब करा है फ्रीलांसिंग कर करके। तो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, तो ये इसके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं। फोटोशॉप हो गया, कैनवा हो गया, फिग्मा हो गया, ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर है जिससे आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। जो आप टेम्पलेट देख रहे हो, अभी जो आप सामने स्लाइड देख रहे हो, ये भी एक ग्राफिक डिजाइनिंग है कि फोटो किधर आनी चाहिए, टेक्स्ट कितना बड़ा होना चाहिए, ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग है। तो ये सब आप सीख सकते हो। और जो इसका सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है वो कैनवा है अभी, उसमें आप बहुत इजीली बस इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीख सकते हो आप। और वीडियो एडिटिंग अगर आपको सीखना हो तो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर रहता है फिल्मोरा, और उसके बाद अगर आप थोड़ा इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो फिर प्रीमियर प्रो आ जाता है, आफ्टर इफेक्ट्स आ जाता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि हम प्रीमियर प्रो से एडिटिंग सीखें या आफ्टर इफेक्ट्स से, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप एडोब प्रीमियर प्रो पे सिर्फ वीडियो एडिट होती है, और अगर आपको कोई छोटा सा एनिमेशन बनाना 10 सेकंड या 15 सेकंड का, तो वो आप आफ्टर इफेक्ट्स में बना सकते हैं। तो यही सब चीजें हैं। ये अलग अलग स्किल्स है, इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करते रहेंगे। इंस्पायर में इसके और आगे बहुत सारे सेशंस अभी भी हुए हैं और अब आगे होते भी रहेंगे, जिसमें टॉप लेवल के एडिटर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स भी आते हैं। सो या आप सब कनेक्टेड रहिए इंस्पायर से। आगे हम स्किल सीखेंगे भी, और आगे आपको पूरे कोर्सेज प्रॉपर मिल रहे होंगे, और कोर्सेज के बाद आपको इंटर्नशिप भी, और जो ये सब चीजें हैं ये सब आपको यहीं पे मिल रही होगी। सो और पेड इंटर्नशिप भी रहेगी बहुत सारी। तो ठीक है, आप कनेक्टेड रहिए। थैंक यू। थैंक यू अलग। अभी हम लोग अलग, एम आई ऑडिबल? यस Yes, सर। sir. हाँ, अभी अलग सर आप लोगों को कैनवा का फिर फोटोशॉप का शॉर्ट क्लासेस भी लेंगे इन फ्यूचर, जिसमें वो बताएंगे कैनवा कैसे यूज करते हैं, फोटोशॉप कैसे यूज करते हैं। तो आप अलग सर से बात कर सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल है, गाइडिंग है, और आप लोगों को ये सब बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। उनका सेशंस भी होगा आपके साथ।
आदेश अटेंड करिए। सो ये आपके जो सबसे कॉमन क्वेश्चन से इन्हें लिस्ट आउट किया था, और इनके अलावा अगर किसी को कोई और क्वेरीज है तो वो भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर एक क्वेरी आई है, मैं लेना चाहता हूँ। ये बहुत लोगों का उसमें रहता है कि गेमिंग लैपटॉप लूं या नॉर्मल लैपटॉप लूं। श्योर सर। तो गेमिंग लैपटॉप ऐसा रहता है कि बहुत बल्कि हो जाता है आपके लिए, ग्राफिक कार्ड थोड़ा हाई आएगा। तो मतलब जो नॉर्मल गेमिंग है, अगर आपको GTA 5 और ये सब अगर आप खेलना है, आपको वीडियो एडिटिंग करना है, तो ये आपके नॉर्मल लैपटॉप में भी बहुत इजीली हो जाता है, जो मैंने आपको बताया कि i5 लैपटॉप अगर लोगे तो हो जाएगा। तो अगर आपको एकदम हाई लेवल की चीजें करना है, अगर आपको इस गेमिंग की फील्ड में ही आगे बढ़ना है, तो ये आप गेमिंग लैपटॉप प्रीफर कीजिए, क्योंकि उसकी एक तो अगर आप महंगा नहीं लेते हैं, 80-90,000 का भी जो आएगा, उसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं आती है, और बहुत बल्कि लैपटॉप रहता है, भारी रहेगा, मोटा रहेगा। तो मैं तो आपको प्रिफर करूंगा कि आप नॉर्मल लैपटॉप लीजिए, सारे काम वही होंगे, सब नॉर्मल वैसा ही चलेगा। अगर गेमिंग करना तो भी नॉर्मल लैपटॉप अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सो we have queries ki sir what is the best time for to start studying for college examination. For that we have Mr. Swapnil sir to he is very good in academics, so he will be taking this question. Sir, what is the best time to start studying for college examination? हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। सो कॉलेज एकेडमिक्स का ऐसा है कि बैलेंस बना के चलना पड़ेगा आपको। जैसे जैसे यूनिट क्लासेस में हो रही हैं के साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा कवर करते रहना पड़े, ताकि जो लास्ट में जो बर्डन है वो ना बढ़े। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं काफ़ी कुछ, लास्ट में फिर एकदम से कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण काफ़ी बर्डन बढ़ता है, वाइवा वगैरह में भी काफ़ी दिक्कत जाती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जैसा एकेडमिक्स में चल रहा है उसी के साथ थोड़ा थोड़ा कवर करते रहें, थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहें, और अपना एडिशनल भी चलाते रहें बस। थैंक यू सर। और किसी के और कोई डाउट्स वो अभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर अदरवाइज वी कैन कंक्लूड। या लैब क्लासेस जरूरी होती। एक सौरभ का क्वेश्चन है, वो ले सकते हैं। यस सर। स्वप्निल सर ले सकते हैं। यस सर। सर देयर इज वन क्वेश्चन कि गेट की प्रिपरेशन करें तो कॉलेज में 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है कि? हाँ, आई थिंक मुझे आंसर करना चाहिए इस क्वेश्चन का। यस सर। ओके, तो जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, जो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल फोकस्ड है, या जो लोग कोर ब्रांचेस में, या जो मन बना के आए कि नहीं मुझे गेट ही करना है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक तो वो जो सैटरडे और संडे जो आपको हॉलीडेज मिलते हैं कॉलेज से, तो उन्हें बहुत ही अच्छे तरह से यूटिलाइज करें, तो उसमें आपका काफी कवरेज होगा। और अभी कॉलेज जो है कुछ मतलब अभी ही आई थिंक उसने स्टार्ट किया कि वो एक और एक्स्ट्रा डे की लीव देता है, आई थिंक मंडे को भी वो गैप देता है। तो ओवरऑल आपको वीक में 3 डेज तो आपको इनडायरेक्टली मिल ही रहे हैं, तो उसमें आपको मतलब ऐसी कोई कंप्लेन होनी नहीं चाहिए। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आप अगर ये सोच रहे हैं, तो मतलब जो 3 डेज रहते हैं वीक के, उतना ही आप पढ़ लेंगे तो काफी रहेगा। और जैसे जैसे आप थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में आएंगे, तो ऑटोमेटिकली कॉलेज वाले हैं वो समझ जाते हैं कि थोड़ा पर्सनल टाइम देने की जरूरत है, तो वो 75% अटेंडेंस जो क्राइटेरिया रहता है उतना उस पर मतलब ऐसे फोकस वो करते नहीं है। तो आप बस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो नॉर्मल अपना जो 3 डेज का आपको गैप मिल रहा है, तो उसमें प्रिपेयर करें। और उसके बाद जब आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में जाएंगे, तो 75% उतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं, और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो आपके क्लासमेट्स रहेंगे तो वो क्लास अटेंड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्लास जो रहेगी बंक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये है। स्टडी मटेरियल क्या यूज कर सकते हैं गेट के लिए? तो देखो, स्टडी मटेरियल जैसा कि मैंने बोला, मैंने अपना पूरा पर्सनल मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, और पर्सनली मैंने मतलब स्टडी की थी, और यूट्यूब से मैंने हेल्प ली थी। तो
तो आप यूट्यूब वगैरह पे मतलब पर्टिकुलर हर उसके रहते ही हैं सब्जेक्ट्स, तो आप उससे स्टार्ट कीजिए। आप मतलब एक मंथ में एक सब्जेक्ट पूरा कवर कीजिए और आपने मतलब नोट्स जो है वो बढ़िया मेंटेन कीजिए नोट्स को, और वही आपका स्टडी मटेरियल रहेगा। और इसके अलावा आपको पीवाईक्यूज के लिए जो मेड इजी की प्रीवियस ईयर बुक है तो वो आपको बाई करनी चाहिए, और उससे आपको मतलब पूरे जो भी प्रीवियस ईयर है वो क्वेश्चंस के लिए आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा कि किस टाइप की आपको प्रिपरेशन की नीड रहेगी। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट टेक्सटफुल कैंप 2023 में होगा, और जब होगा आपको नोटिस मिल ही जाएगा उसका। सो आई थिंक विद दिस वी कैन कंक्लूड आवर मीटिंग सर। Yes. So I hope every question is answered. Good evening, के sir. कोई और क्वेश्चंस हैं? Sir, if we try to concentrate on academic, then unable to focus on co-curricular activities, how to maintain both simultaneously? Yes, sir. ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी के साथ आता है। इसीलिए हम बेसिकली टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, जैसे कैसे टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करें, क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। सो दिस आर टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख जाएं तो आप दोनों कर सकते हैं। एकेडमिक इज रियली नेसेसरी, आप एकेडमिक्स के लिए आए हैं कॉलेज में, और को करिकुलर इज ऑल्सो नेसेसरी। ओके, सो दिस इज वन ऑफ स्किल विच यू विल डेवलप ग्रेजुअली इफ यू फॉलो द राइट पाथ। ओके, इस क्वेश्चन पे जैसे विनायक सर ने कुछ मतलब कहा था कि आपको प्रायोरिटीज आपकी बनानी पड़ेंगी कि आपको क्या करना है किस टाइम पे और क्या नहीं करना है। तो आई थिंक वो आप पर्सनली वो ज्यादा बेटर जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप उसी हिसाब से आप जो को करिकुलर आपकी एक्टिविटीज है उनको मतलब कीजिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक वो टाइम फिर ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। यस, तो थैंक यू सर। सो नाउ भी हम लोग का अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में डीवाईएस सेशन स्टार्ट होगा, जैसा कि मूलचंद सर बता के गए कि डीवाईएस सेशंस के बारे में। तो हम भी डीवाईएस सेशन स्टार्ट करेंगे। 4 दिन का होगा डीवाईएस सेशन, जिसके बाद इसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, जिसमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे या टॉप परफॉर्मर्स को प्राइज है, अलग अलग प्राइजेस है जो सबको मिलेगा। जो I request everyone to please participate. I request everyone to please participate in it, and also अपने क्लासमेट्स, अपने बैचमेट्स को इसके बारे में बताएं और उन्हें भी पार्टिसिपेट कराएं। सो एक डीवाईएस का फॉर्म आएगा जो ग्रुप पे डाल देंगे, उसके बाद फिर हम कल नहीं तो परसों से ग्रुप पे इन्फॉर्म करके फिर डीवाईएस स्टार्ट कर देंगे। सो इससे आपका ही you will get to know more things. You will get to like आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, आप सॉफ्ट स्किल्स पे अपने काम कर सकेंगे, आप बियॉन्ड एकेडमिक्स और भी बहुत कुछ सीखेंगे जिससे आप अपना एकेडमिक्स इंप्रूव कर सकेंगे। सो इनडायरेक्टली आप लोग अपना एकेडमिक्स ही इंप्रूव कर रहे होंगे इससे। सो थैंक यू, इट वाज अ फन इंटरेक्टिंग विथ यू ऑल। अक्षत, आई थिंक सौरभ पांडे, आप मुझे पर्सनली मतलब कांटेक्ट कर लीजिएगा पर्सनल गाइडेंस के लिए अगर आपको मतलब चाहिए, और मैं इंस्पायर के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट में रहूंगा डेफिनेटली। और जो नेक्स्ट सेशन होंगे उसमें आप जो भी आपके क्वेश्चन है और मैं मतलब वहां पर आपको हेल्प कर दूंगा। और सर हाउ कैन आई कांटेक्ट यू और गाइडेंस टुवर्ड गिव। हाँ, तो मैं तो मतलब ये हुई इंस्पायर में, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप इंस्पायर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। थैंक यू, सर इज ऑलवेज देयर, सर ऑल्सो हेल्प्स अस। हमें भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो सर हमेशा हमारा हेल्प करते रहते हैं, चाहे वो प्रॉपर गाइडेंस हो या फिर एकेडमिक्स से हो या कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी या गेट से। सर इज ऑलवेज देयर फॉर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सो इट वाज फन टॉकिंग टू यू ऑल। सो आप अपने बैचमेट्स को भी बताएं डिवाइस के बारे में और आगे के सेशंस के बारे में। थैंक यू। सो आदेश, वी कैन कंक्लूड नाउ। ओके, थैंक यू पिछले। थैंक यू सर।